Hello, प्यारे प्यारे बच्चों. Welcome back to SST class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. So students, हम यहाँ पर फिर से हाजिर है SST क्लास के लिए. तो बच्चों आज हमारा पाठ है पाठ 5 जिसका नाम है जलमंडल यानी कि बच्चों द हाइड्रोस्फीयर. तो बच्चों आइए परिचय के साथ पाठ की शुरुआत करते हैं. तो जीवन के लिए जल आवश्यक है. पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व जलमंडल के रूप में स्थित है. पृथ्वी पर जल 3 अवस्थाओं में उपस्थित है: ठोस, द्रव तथा गैस. ध्रुवीय क्षेत्रों में विशाल हिमखंड, नदियों एवं महासागरों का जल एवं वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प सभी जलमंडल का ही भाग होते हैं. तो आइए बच्चों और जलमंडल के बारे में कुछ अलग चीज और बहुत डीप से पढ़ते हैं जलमंडल को. तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं. तो बच्चों जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये हमें पता है, ठीक है बच्चों. और पृथ्वी पर जल की प्रचुरता से ही जीवन संभव हुआ है. पृथ्वी का 71 भाग जल से आवृत है यानी कि जल से भरा हुआ है. जल राशियों में महासागर, सागर, झीलें, नदियां, हिमाच्छादित क्षेत्र, हिमनद आदि सम्मिलित है. ये सब क्या है? वाटर बॉडीज है बच्चों, ये पानी के क्षेत्र है. किंतु अधिकांश जल महासागरों व सागरों के रूप में है, ठीक है. लेकिन क्या है बच्चों, जो खारा होने के कारण पीने या अन्य उद्देश्यों में काम नहीं आ सकता. वो क्योंकि समुद्र का और सागर का, महासागर का पानी क्या है? खारा है, इसीलिए ना उसे हम पी सकते हैं, ना सिंचाई कर सकते हैं, ना खेती, ना अन्य काम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है. आगे, जल पृथ्वी को जीवन, नमी और हरियाली प्रदान करता है. भोजन के बाद जल मानव की महत्वपूर्ण आवश्यकता है. कहावत है, जल के पास ही जीवन पाया जाता है. प्राचीन मानव ने जलाशयों के निकट ही बसना शुरू किया था. बादलों से टिप टिप गिरती जल की बूंदें तन मन और धरा को सराबोर कर देती हैं. नदियां, झीलें, तालाब और पोखर वर्षा जल से लबालब भर जाते हैं. वर्षा का जल भूगर्भ में समाकर भूगर्भीय जैसे अधोभौमिक जल का स्रोत बन जाता है, ठीक है बच्चों. तो जैसे ही बारिश का जल रिस करके जमीन से नीचे चला जाता है तो वो भूगर्भीय जल बन जाता है. और जल के पास ही सारी जो हमारी बस्तियां हैं और बहुत सारी सभ्यताएं हैं वो जल के पास ही उपजी और पनपी है बच्चों, ठीक है. और हमारे जो जल के जो वाटर बॉडीज है वो कौन कौन सी है बच्चों? नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब, पोखर और वर्षा ऋतु का जल. ये क्या है? मेन सोर्स ऑफ वाटर है हमारे, ठीक है. आगे देखिए बच्चों, सूर्य का ताप जल को वाष्प कणों में बदलकर बादलों की उत्पत्ति करता है. जल को बच्चों क्या कर सकता है? वो वाष्पित करके ऊपर ले जाता है और वहां बादल बनाता है. सूर्य का ताप, यही बादल जल कणों के रूप में धरती पर बूंदों के रूप में बरसता है. और यही फिर क्या करते हैं? भारी होकर जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वर्षा के रूप में वो बरस पड़ते हैं. पृथ्वी पर जल 3 रूपों में पाया जाता है. कौन कौन से रूप है बच्चों? वाष्प जिसको आर्द्रता बोलते हैं, ठोस जिसको बर्फ बोलते हैं, द्रवित जिसको जो वर्षा का बच्चों जल होता है. तो यह जानिए, एक बॉक्स में एक जानकारी है जिसको हम जान लेते हैं बच्चों. तो क्या जानकारी है ये? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को लागू करने पर बल दिया जाता है कि जल बचाओ और कल बचाओ जैसे नारे भी दिए जाते हैं बच्चों. तो आइए जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. तो हियर वायुमंडल में जल का वाष्पीकरण जल वाष्प के रूप में होता है. इस जल वाष्प का कुछ भाग संघनित होकर मेघों का निर्माण करता है. और क्या होता है बच्चों? जब वाष्प बन करके पानी ऊपर उठ जाता है और वहां इकट्ठा होता है, ठंडा होता है, बादलों का निर्माण करता है. फिर वहीं से जब वो इतना भारी हो जाता है बादल के ऊपर, वर्षा के रूप में फिर से बरस पड़ता है. यही क्या है बच्चों? वर्षा का सर्कल यानी कि वाटर साइकिल है. एवं शीघ्रता से वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाता है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया. वाष्पीकरण, संघनन एवं
अवक्षेपण का चक्र हर समय चलता रहता है। यह चक्र जल चक्र कहलाता है, यानी कि वाटर साइकिल कहते हैं इसे बच्चों। विभिन्न ऋतुओं एवं स्थानों पर जल की प्राकृतिक आपूर्ति भी भिन्न भिन्न होती है। यद्यपि किसी विशेष स्थान पर इसके स्वरूप में कम या ज्यादा परिवर्तन हो सकते, लेकिन बच्चों ये क्या होता है, अलग अलग स्थानों पर होता रहता है। ठीक है, कहीं पर बच्चों जो जल की प्राकृतिक आपूर्ति है वो ज्यादा होती है, कहीं पर प्राकृतिक आपूर्ति जल की कम होती है। तो कभी कभी हमारी गतिविधियां भी जल की प्राकृतिक आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। मतलब हमारी कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जिनसे जो हमारा जल का प्राकृतिक आपूर्तिकरण है वह प्रभावित होता है, कम हो जाता है बच्चों। जैसे जब हम वृक्षों को काटते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है तथा वायुमंडल में कम जल वाष्प का उत्सर्जन होता है, जिससे क्या होता है बच्चों, जल वाष्प की कमी एवं कम मेघों का निर्माण होने के कारण वर्षा भी कम होती है। क्योंकि कम जल वाष्प होगा, कम मेघ बनेंगे, कम मेघ बनेंगे तो वर्षा भी कम ही तो होगी बच्चों। हम गंदे या हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन करके भी जल को प्रदूषित करते हैं। जल को प्रदूषित कैसे करते हैं, हम नदी और वाटर बॉडीज में जब गंदगी बहा देते हैं तो क्या होता है, हमारा जल प्रदूषण हो जाता है बच्चों। इस प्रकार ये उपयोग के लिए अनुचित हो जाता है, उसे हम डेली यूज के लिए उपयोग में भी नहीं ला पाते हैं। इसके कारण जल की कमी हो जाती है, अतः हमें जल की प्राकृतिक आपूर्ति को संतुलित रखना चाहिए। हमें जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही जल को दूषित करना चाहिए। इसके जो प्राकृतिक आपूर्ति है उसको संतुलन उसमें बना करके रखना चाहिए। हमें जल के प्राकृतिक स्रोतों को भी प्रदूषण मुक्त रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें जल का संरक्षण करना चाहिए बच्चों। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, जल चक्र का एक चित्र है जिसमें जो समुद्र का और बाकी वाटर बॉडीज जो है उनका पानी जो है यहाँ पर वाष्पित होकर हल्का हो जाता है और वह ऊपर उठ जाता है और अंत में बादल बन जाते हैं। और वो सारे बूंदे इकट्ठे होकर के वाष्पित होकर के एक बादल का निर्माण करती हैं। जब वह बादल का जो वाष्पीकरण है वो कंडेंसेशन यानी कि ठंडे हो जाते हैं तो क्या होता है, बहुत भारी हो जाते हैं, अपना वजन नहीं सह पाते। और इसके बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आकर के ये ठंडे हो जाते हैं और इतने ठंडे इतने भारी हो जाते हैं कि वर्षा के रूप में फिर से बूंद बन के यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, गिर पड़ते हैं। फिर से पानी वो जहां से लिया गया होता है वहीं पर पानी वो दोबारा से आ जाता है बच्चों। तो देखिए नदी में वापस पानी आ गया और वर्षा का पानी भूमिगत जल के रूप में भी क्या हो जाता है बच्चों, स्टोर हो जाता है। तो बच्चों इसके बाद देखिए अवक्षेपण यानी कि प्रेसिपिटेशन जो बोलते हैं इसको, मेघों में जल की लाखों बूंदें होती हैं। इनमें से कुछ धीरे धीरे जबकि कुछ वायु प्रवाह द्वारा तेजी से गिरती हैं। गतिमान बूंदें एक दूसरे में मिल जाती हैं तथा एक साथ जुड़कर बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार ये बूंदें आकार में तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक कि ये बहने के लिए अत्यधिक भारी ना हो जाए, और यही तो बादल बनते हैं बच्चों। तब वे वर्षा के रूप में गिरती हैं। जल की बूंदों के समान मेघों में उपस्थित बर्फ के कण भी आकार में वृद्धि करते हैं। वो कण मिलकर भी आकार को उसके बढ़ा देते हैं, बादल के भारी हो जाते तथा हिमपात के रूप में गिरते हैं। क्योंकि वह जमे हुए होते और बहुत ठंड होती है, इसीलिए वो वर्षा के रूप में ना करके बच्चों किसके रूप में गिरते हैं, हिमपात के रूप में गिरते हैं। सघनित जल वाष्प का गिरना अवक्षेपण कहलाता है। जो सघनित जल वाष्प है उसको जब वो गिरता है तो वो क्या कहते हैं, उसको अवक्षेपण कहते हैं।